चलिए हम लोग अब हमारे यूनिट 3 के मेन टॉपिक में आते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक चीज तो समझा ही दिया कि मैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी क्या होता है। अब मेरे को आपको ये समझाना है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। और आपके सिलेबस में भी लिखा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालिए किस चीज का, करंट लूप का। तो करंट लूप का आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो चलिए अपन निकाल के देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है। देखिए आपको ये पता होगा कि एक वायर अपन ले और उससे करंट पास कराएं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। ये आप लोगों को अभी तक हम लोग पिछले 1 घंटे में यही समझ रहे थे, है ना। लेकिन अगर मैं ये जो वायर है इसको ऐसा बना दूं, तो ऐसा लूप बना दूं, तो अब कैसे करें। तो अब याद रखिएगा कि करंट का अगर एक लूप है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें ना करंट लूप ये एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जनरेट करेगा। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए थे अपन, डाइलेक्ट्रिक में क्या किए थे, याद है कि अगर जब दो चार्ज आपके अलग हो जाएं विद द डिस्टेंस d अपार्ट, तो उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल तो हो गए, दो पोल्स हो गए। तो वेन एवर मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब यही होता है कि जब दो चार्ज एक दूसरे से अपार्ट हैं विद d डिस्टेंस, तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव दिशा, उसको अपन डाइपोल मोमेंट कहते थे, है ना। वैसा ही इसमें हम लोग समझिए कि अगर हम एक करंट लूप ले रहे हैं, ठीक है, एक करंट लूप ले रहे हैं, तो आपका जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, उसमें कंस्टिट्यूट होगा। और ये डायपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डायपोल मोमेंट को देखा था, तो कैसे देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा, डायपोल मोमेंट को हम लोगों को देखने का तरीका था Q इंटू डी, है ना। जितना चार्ज है और जितना डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने डायपोल मोमेंट वो किया था। वैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी डायपोल मोमेंट अगर आपको देखना है, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ लूप एरिया, जो एरिया है ना आपका, उसका लूप एरिया इनटू आपका जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये होता है डायपोल मोमेंट। मतलब डायपोल मोमेंट को हम लोग यहां से ऐसे लिखते हैं पीबी, ठीक है। डायपोल मोमेंट को ये होता है आई, आपका करंट जितना फ्लो कर रहा है, और जो एरिया उसमें है, प्रोडक्ट ऑफ लूप एरिया, उस जिस लूप की अपन बात कर रहे हैं उसका जो एरिया होगा, दैट इज आपका जो एरिया होगा, एरिया तो आपको निकालना आता है ना। तो एरिया होगा इनटू आपका जो करंट फ्लो कर रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ लूप एरिया एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप कंस्टिट्यूट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना। और जैसे कि आपको ये पता था कि डायपोल मोमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कैसा था, फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा की तरफ ये वेक्टर क्वांटिटी था। यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो ऐसा है कि करंट ऐसा गोल 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 घूम रहा है, तो इसमें जो दिशा होगा वो होगा अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये जो लूप है, लूप को अगर आप एक प्लेन सरफेस माने, इस लूप को अगर आप प्लेन सरफेस माने और इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके नॉर्मल दिशा में बेसिकली ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट करेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे एन कैप लिख देना है। और एन कैप क्या है, एन कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है टू द लूप। आपका जो लूप है उसके नॉर्मल दिशा में, मतलब आउटवर्ड दिशा में वो हो रहा है। तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब अगर आप लोगों को याद रखिए, कोई भी चलते फिरते उठते बैठते आपको अगर कोई बोलता है कि बेटा ये बताओ कि व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन 4 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी, कि व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सीधा से बोलिएगा कि सर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is nothing but a current loop constitutes a magnetic dipole moment। एक करंट का लूप हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट करता है। बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया, द लूप एरिया एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो करंट फ्लो हो रहा है उसका और लूप एरिया का प्रोडक्ट होता है। ऑल्दो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी दिशा में ही होगा। वेक्टर तो कोई पर्टिकुलर दिशा में ही होता है, तो इसका जो दिशा होगा वो कौन सा होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द
प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ करंट लूप, जिस प्लेन में करंट लूप जा रहा है उसके परपेंडिकुलर दिशा में इसका दिशा होगा। तो बेसिकली ये है। इसका अगर आप यूनिट नापना चाहें तो यूनिट भी नाप सकते हैं। देखिए करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका जो यूनिट होगा, जो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। और जैसे अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको, हाँ एक सेकंड ना, मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया था तो वो Q इंटू डी था। इसमें ऐसा था कि ये कूलम होता था और ये मीटर होता था, कूलम मीटर। और इसको मैंने आपको दूसरे यूनिट में भी बताया था कि इसका जो यूनिट है वो डिबाय करके यूनिट होता है। वैसे ही इसको भी किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम से इसको रखा गया। तो इसका यूनिट जो है वो बोहर मैग्नेट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो बोहर मैग्नेट्रॉन के यूनिट में भी इसको लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे हम देखते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा कि एक डिबाय का वैल्यू भी कुछ एम्पियर पर कूलम आपका कूलम मीटर होता है। तो वैसे ही आपका वन बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होता है उस चीज को भी नाप लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली एटॉमिक यूनिट अब देखने जा रहे हैं। एटॉमिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब अगर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हम यूनिट तो देख ही लिए, वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट होता है। पर हम एक एटम की यूनिट की हम बात करते हैं, एक एटम, ठीक है। एटॉमिक यूनिट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एटॉमिक यूनिट। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए अभी हम लोग बात किए थे एक करंट लूप की जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। अब करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये अगर अपन बोले, क्योंकि हम एटॉमिक की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बह रहा है और इसका जो रेडियस है, लेट सपोज कि इसका जो रेडियस है वो r है ना। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अगर आपको ये पता है कि हम एक कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, अभी मैं पूरा करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़िया लूप में गोल 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 घूम रहा है ना। सर्कुलर ऑर्बिट है और रेडियस r है। अगर मैं इसमें बोलूं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, जैसे करंट फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसमें अगर करंट फ्लो मैं निकालने जाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगा क्या कि करंट की वैल्यू होती है चार्ज बाय टाइम। ये वैल्यू तो अपन को बचपन से मालूम है कि करंट की वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये तो होती है, पता है। अगर आपको ये पता है कि Q है और टाइम पीरियड आपको पता है ना कि ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, फिर 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो टाइम पीरियड आपको पता है कि हमेशा टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ω। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2π/ω। तो चलिए हम एक Q इज बाय 2π/ω तो होता है वैल्यू, अच्छी बात है। चलिए इसको अपन रख के देखते हैं। तो I इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो अपन लिख सकते हैं Q⍵/2π। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, सब सिंपल है। अब आपको ये मालूम है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है PB इज इक्वल टू I क्रॉस A, है ना। I क्रॉस A मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है और जो एरिया है अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है I ये, है ना। तो अपन क्यों ना इसको ऐसा रख देते हैं कि I की वैल्यू अभी जस्ट हमारी I है, एक तो नहीं नहीं, है ना। तो अपन इसको ऐसा रख सकते हैं Q⍵/2π, है ना, और इंटू आर स्क्वायर तो है ही आपका, ठीक है। तो Q⍵ इंटू सॉरी आर स्क्वायर का लिखेंगे अपन। ए है ना, एरिया, एरिया आपको पता है क्या एक सर्कुलर की एरिया कितनी होती है, एक सर्कल की एरिया कितनी होती है, कोई बताएगा क्या? फॉर्मूला हाँ पाई आर स्क्वायर होती है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपन लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा। तो क्या ये पाई पाई हमारा कट जाएगा और हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हमारा आ जाएगा Q⍵r²/2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और यही है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सिंपल, कुछ खास था क्या? कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिल्कुल हमारा ऐसा होता है ना, Q⍵r²/2। अब इसमें ना अगर आप थोड़ा धैर्य रखिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आपको ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखिए बेसिकली ये गोल 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 घूम रहा है, तो
इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और मोमेंटम कैसा होगा, लीनियर मोमेंटम होगा कि एंगुलर होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो गोल गोल घूम रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा है वो एंगुलर मोमेंटम फेस कर रहा है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। अब एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है जो केमिस्ट्री या अपन कभी बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, वो होता है एम वी आर, वेलोसिटी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच बाय टू पाई। ये फॉर्मूला अगर आप लोग शायद बचपन में पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, रिलेशन, जिसमें m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी होता है, r रेडियस ऑफ द लूप जिसमें वो घूम रहा है, और n n क्या होता है, ऑर्बिट का नंबर जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। और h क्या होता है, ये h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, और 2 पाई तो 2 पाई ही है। अब वेलोसिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, m वेलोसिटी होता है ओमेगा r, ठीक है, तो ओमेगा r लिख सकते हैं, और r ऐसा हो गया, और ये n इंटू एच बाई 2 पाई तो रहेगा ही। इससे फॉर्मूला क्या आ जाता है कि अगर आप सिर्फ ओमेगा निकालना चाहें तो ओमेगा होता है n इंटू एच बाय 2 पाई m r स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा का। बेसिकली ये कौन सा ओमेगा है, अगर आप देखें तो ये रेडियल वाला है, क्योंकि गोल 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 घूम रहा है, अपन एंगुलर मोमेंटम से ही निकालें। तो क्यों ना अपन इस डायपोल मोमेंट में ये ओमेगा को रख दें, तो अपना आ जाएगा, जैसे डायपोल मोमेंट आया अपना था q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 था, जो कि, तो ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, तो q r स्क्वायर बाय 2 रखते हैं, और ओमेगा की वैल्यू रखते हैं n इंटू एच बाय 2 पाई m r स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप लोग देख पाएंगे कि r स्क्वायर और r स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू क्यू इंटू एच बाय 4 पाई m। ये हो गई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट या पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, n ऑर्बिट में है। और देखिए, अगर आपको एक बोहर मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट करना होगा ना, बोहर मैग्नेट्रॉन, अगर आपको कोई बोलेगा कि 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आप n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी pb इज इक्वल टू q इंटू एच बाय 4 पाई इंटू एम। अब आपको पता है Q की वैल्यू, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पता होती है, अगर आपको नहीं पता तो H की वैल्यू बता देता हूँ, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है ना। तो आप Q की वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये आपको मालूम है, H की वैल्यू 4 पाई मालूम है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, तो आप 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब कोई उसमें हड़बड़ी नहीं है। तो 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विस में, 1 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। तो बेसिकली ऐसा कुछ वैल्यू होता है, और यही हम लोग एक्चुअली निकालना चाह रहे थे कि एक एटॉमिक यूनिट कितनी होती है। तो हम लोग यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकाल रहे थे। इसका लास्ट आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, बस खत्म करते हैं अपन, जिसको हम बोलते हैं कि देखिए आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा अभी हम लोगों ने निकाला था, अगर आपको ध्यान होगा, ओमेगा रेडियल वेलोसिटी जो है आपका n इंटू एच बाय आपका 2 पाई m r स्क्वायर होता है ना, ये ओमेगा होता है, ठीक है। ये एक बेसिकली ओमेगा क्या होता है आपको पता है ना, ओमेगा 2 पाई f होता है ना। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी की है, रेडियल फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये आ रहा है। अच्छा, अब ना एक आदमी थे जिनका नाम था लार्मर। लार्मर एक साइंटिस्ट थे, उनका एक कहना था कि जब कभी भी हम लोग इस सर्कुलर लूप है ना, इस सर्कुलर लूप में आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, और उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया कि इस फ्रीक्वेंसी से बार बार रिपीट कर रहा है, अच्छी बात है, आपने निकाल लिया, लेकिन आपने तो इसमें अलग से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया ही नहीं है। तो जब कभी भी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तब तो आपका ये बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी वेलोसिटी के साथ बढ़िया गोल 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 घूमते रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब कभी भी उसने क्या किया कि इसी में एक करंट लूप लिया, उसमें बढ़िया करंट फ्लो करा रहा था, मैग्नेटिक डायपोल हो रहा था, उसने सब जनरेट कर दिया। अब उसमें उसने क्या किया, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाना शुरू कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। तब उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो ओमेगा है उसमें ना, ओमेगा में कुछ और
वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, तो ये अब नया ओमेगा कन्वर्ट हो जा रहा है जिसको हम लोग ओमेगा डैश बोलते हैं। तो और ये जो नई जो ऐड वैल्यू हो रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि द चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विद एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप सीधा बोलिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है, किसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, उस चेंज को बोलते हैं एंगुलर लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था पूरा, कि कैसे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट होता है, उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए, और ये किस दिशा में होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और जब हम एटॉमिक यूनिट निकालते हैं तो आई की वैल्यू क्या होती है, फिर अपन उसकी वैल्यू को डायपोल मोमेंट में निकालते हैं, तो एक ये होता है। फिर अपन एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसको वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की हमारे को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आती है, और 1 बोहर मैग्नेट्रॉन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी में अगर अपन और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर से लगा दें तो कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जिस रफ्तार से चल रहे थे, हो सकता है उसकी रफ्तार और तेज हो जाए, है ना। तो वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है उसको हम लोग लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है क्या ये सब चीज। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कल के टॉपिक में हम और आगे जाएंगे और देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एक परमानेंट डायपोल मोमेंट अगर अपन देखें तो वो कैसे ओरिजिन करता है, और मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो सब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। आई थिंक